ओके, तो आज हम अपने SRE 2400 को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या-क्या रिवाइज़ कर लिया था, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। हमारे पास कुल मिला के 9 पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं। हमारे पास कुल मिला के ये 9 पॉइंट्स हैं जो हमने कवर करने हैं। मटीरियलिटी, अंडरस्टैंडिंग, परफॉर्मिंग इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, ये तीनों हमने कल कवर कर लिए थे। ये अभी हमारा पेंडिंग है। इसके साथ-साथ हमने आज क्या कवर किया? अदर प्रोसीजर, रिटन रिप्रेजेंटेशन, इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस और प्रैक्टिशनर रिपोर्ट। अब हमारे पास 2 टॉपिक बच गए हैं जो हमने कल पढ़ने हैं। एक तो प्रोसीजर्स फॉर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस एंड फॉर्मिंग द प्रैक्टिशनर कंक्लूजन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आइए, आज हम लोग रिवाइज करते हैं सबसे पहले अदर प्रोसीजर्स। ये लीजिए, एडिशनल प्रोसीजर भी बोल सकते हैं, अदर प्रोसीजर भी बोल सकते हैं। याद रखिए कब परफॉर्म करने हैं? व्हेन प्रैक्टिशनर बिकम अवेयर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियली मिसस्टेटेड। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, छोड़िएगा मत, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। आइए प्लीज फोकस करते हैं। अगर प्रैक्टिशनर को लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है, तो भाई उसे एडिशनल प्रोसीजर जो है वो डिजाइन और परफॉर्म करने चाहिए टू कंक्लूड द मैटर इज नॉट लाइकली टू कॉज मटेरियल मिसस्टेटमेंट और डिटरमाइन मैटर डज कॉज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यानी कि भैया एक साइड हो जाओ। अगर आपको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो आप एडिशनल प्रोसीजर लगाइए और या तो कंक्लूड कीजिए कि भाई नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज देयर, या फिर डिटरमाइन कीजिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज देयर। ओके, अब मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा वो डिपेंड करता है प्रोफेशनल जजमेंट पे। एडिशनल प्रोसीजर में क्या होगा? डिटेल इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर हो सकते हैं, या फिर अदर प्रोसीजर लाइक सब्सटैंटिव टेस्ट और एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी हो सकती है। छोटा सा प्यारा सा टॉपिक, ये वो टॉपिक है इस पे से जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे बोलते हैं पेपर बहुत टफ बना है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आप लोग भी जब रिवाइज कर रहे हो मेरी वीडियो को एक बार सुनने के बाद पॉज कीजिएगा, रीड करिएगा और अपने ही मन में एक बार बोल लीजिएगा ऐसे जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो, काम हो जाएगा। फिर से, प्रैक्टिशनर अगर ये मानता है, प्रैक्टिशनर इफ प्रैक्टिशनर बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी मटेरियली मिसस्टेटेड, देन ही मस्ट डिजाइन एंड परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर टू कंक्लूड मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है या डिटरमाइन कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्स प्रोफेशनल जजमेंट पर डिपेंड करेगा। एडिशनल प्रोसीजर में आपकी मोर डिटेल इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर आ सकते हैं, या अदर प्रोसीजर्स लाइक सब्सटैंटिव टेस्ट और एक्सटर्नल कंफर्मेशन आ सकते हैं। ये एक एग्जांपल था जहां पे क्या था, मटेरियल पास्ट ड्यू रिसीवेबल्स को लेके कोई अलाउंस फॉर बैड डेट नहीं बनाया गया था, तो प्रैक्टिशनर ने भाई इसके लिए इंक्वायरी करी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाए, और अगर उसे एविडेंस नहीं मिल रहा है या फिर उसे लग रहा है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, तो फिर वो एडिशनल प्रोसीजर भी लगाएगा। यही वाली बातें सारी की सारी नीचे एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखी हुई हैं। ओके, अगर नहीं लगा पा रहा है एडिशनल प्रोसीजर तो क्या हो जाएगा? स्कोप लिमिटेशन मान ली जाएंगी। आ जाओ, इवेंट्स आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम लोग ऑडिट पढ़ते हैं तो 560 से डील करता है। यहां पे आप इतना ही पढ़िएगा जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, 560 को कोट मत कीजिएगा। तो अगर इवेंट अगर होता है बिटवीन, मान लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट है और ये आपकी आपकी रिव्यू की रिपोर्ट की डेट है, इन डेट्स के बीच में कोई इवेंट अगर होता है तो ऑडिटर देखता है उसकी एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर, सॉरी प्रैक्टिशनर देखता है उसकी एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर होनी थी। अगर हो गई वेरी गुड, नहीं हुई तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं करेक्ट कर दो। ओके, दैट्स इट। अच्छा जी, ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट है, ये हमारी रिव्यू रिपोर्ट की डेट है। आपको रिव्यू रिपोर्ट के बाद कोई फैक्ट्स पता चलते हैं विच वुड जो आपको अगर रिव्यू डेट पे पता होते, रिव्यू रिपोर्ट की डेट पे पता होते, तो दैट मे हैव कॉज्ड यू टू अमेंड योर कंक्लूजन, अमेंड योर ओपिनियन। तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे? उस केस में पहले तो आप बोलेंगे अगर फैक्ट्स कोई भी पता चलते हैं रिपोर्ट की डेट के बाद, तो भैया हमारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है प्रोसीजर लगाने का। लेकिन अगर वो मुझे पता होते मेरी डेट ऑफ रिपोर्ट पे, तो दैट मे हैव चेंज दी रिपोर्ट, तो मैं डीडीआई करूंगा। आई विल डिस्कस विद मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। आई विल डिटरमाइन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो आई विल इंक्वायर हाउ मैनेजमेंट इज गोइंग टू एड्रेस इट। ओके, और अगर मैनेजमेंट अमेंड नहीं करती है और या फिर रिपोर्ट ऑलरेडी इशू हो चुकी है तो क्या करूंगा? इधर देखिए, पहले तो प्रैक्टिशनर मैनेजमेंट को नोटिफाई करेगा कि प्लीज ये रिपोर्ट आप थर्ड पार्टी को इशू मत कीजिएगा बिफोर अमेंडमेंट। लेकिन अगर मैनेजमेंट अमेंड नहीं करती, अमेंड नहीं करने के बाद रिपोर्ट इशू कर देती है, रिपोर्ट ऑलरेडी इशूड है, तो हम क्या करेंगे? वी विल टेक एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन दी रिपोर्ट। ओके, पूरा चार्ट एक बार दोबारा बोलता हूं, आइए जरा मेरे साथ। नंबर वन, इवेंट्स हुए हैं आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, दो पार्ट्स में बांट दो। आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट बिफोर द डेट ऑफ रिपोर्ट, एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड था, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करो, कर देगी मैनेजमेंट। अच्छा जी,
अगर फैक्ट्स पता चलते हैं आफ्टर डेट ऑफ प्रैक्टिशनर रिपोर्ट, पल्ला झाड़ लो कि भैया हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसे फैक्ट्स हैं जो मुझे पता होते हैं डेट ऑफ रिपोर्ट पे, तो आई वुड हैव अमेंडेड माई ऑडिट रिपोर्ट। तो सबसे पहले मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो, डिटरमाइन करो अमेंडमेंट होनी है कि नहीं। अगर हाँ, तो मैनेजमेंट से पूछो क्या करना है आपने। अच्छा जी, मैनेजमेंट अमेंड नहीं करती है और रिपोर्ट इशू कर देती है, रिपोर्ट पहले से इशू हो रखी है, आप मैनेजमेंट को सबसे पहले तो नोटिफाई कराएंगे, मैनेजमेंट आपके पास रिपोर्ट है, आप इशू मत कीजिएगा, राइट। अच्छा, मैनेजमेंट अगर फिर भी इशू कर देती है या पहले से इशू कर रखी थी, तो आई विल टेक एक्शन टू प्रिवेंट द रिलायंस ऑन दी रिपोर्ट। डन। आ जाइए, इसके बाद रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। इसमें तो कुछ भी बातें नहीं थी। क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एविडेंस है? हाँ जी, बिल्कुल है। अच्छा, अगर मैनेजमेंट डिनाई करती है तो क्या इससे सिग्निफिकेंट इशू इंडिकेट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एविडेंस है, मैनेजमेंट डिनाई कर रही है तो सिग्निफिकेंट इश्यूज हो सकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिशनर को क्या करना है? प्रैक्टिशनर को रिक्वेस्ट करनी है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दी है, सारी ट्रांजैक्शन जो है वो प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड एंड रिफ्लेक्टेड है। तो प्रैक्टिशनर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर लेनी है। अगर लॉ और रेगुलेशन इन चीजों को ऑलरेडी पब्लिक स्टेटमेंट में इंक्लूड करने को बोलता है, इफ लॉ और रेगुलेशन ऑलरेडी रिक्वायर्स सच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू बी इंक्लूडेड इन पब्लिक स्टेटमेंट, तो वॉट एवर मैटर इज बीइंग कवर्ड बाय द पब्लिक स्टेटमेंट, क्या उसको हमें दोबारा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लेना है? आंसर इज नो, मैनेजमेंट को बार बार परेशान नहीं करना है। अच्छा जी, क्या प्रैक्टिशनर अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकता है? आंसर इज यस, प्रैक्टिशनर अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकता है, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, क्या क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से मांग सकता है प्रैक्टिशनर इन एडिशन टू दी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस पढ़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। आइए पहले मैं आपको एसेस बताता हूँ। 550 में क्या आता था? रिलेटेड पार्टी। फिर आता है हमारे पास 240 फ्रॉड, फिर आता है 250 कंप्लाइंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, फिर आता है हमारे पास 570 560। कम ऑन, क्लियर है बातें? जल्दी बोलिए। 570 560 एंड देन नॉन मेटेरियल कंसिडरेशन वगैरह भी हमारे यहाँ पे आ सकती हैं। ये मैंने आपको एसेस क्यों बताएं, इनका डायरेक्ट कनेक्शन है। नंबर 1, आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन को लेके, फ्रॉड को लेके, नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन को लेके, गोइंग कंसर्न को लेके, अच्छा जी, सब्सिक्वेंट इवेंट्स को लेके, 501 मटेरियल कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन और कॉन्टीजेंसीज को लेके, एंड आखिरी नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को लेके आप लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के लिए कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड टू डिस्क्लोजर प्रैक्टिशनर किन किन मुद्दों पे ले सकता है। आइए, देन मैनेजमेंट अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देती है तो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो, उनकी इंटीग्रिटी को री इवैल्यूएट करो, उनकी इंटीग्रिटी को री इवैल्यूएट करो, क्योंकि इवैल्यूएट तो हम लोग पहले कर चुके थे। री इवैल्यूएट करो, उसका इंपैक्ट देखो कि मेरे को जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पहले मिली हुई है उसके ऊपर इनकी जो री इवैल्यूएटेड इंटीग्रिटी उसका क्या इंपैक्ट आता है और एविडेंस पे इनका क्या इंपैक्ट आता है, एंड एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए। एप्रोप्रिएट एक्शन माइट इंक्लूड the effect on the conclusion in the practitioner's report as per this SRE। फिर से बोलता हूं, अगर मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दी है, पहले उनसे डिस्कस करूंगा, उनकी इंटीग्रिटी की रिलायबिलिटी को री इवैल्यूएट करूंगा, उसका इंपैक्ट देखूंगा अपनी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे जो पहले मिल चुकी हैं, अपने एविडेंस पे जो पहले ऑब्टेन कर चुका हूं, और साथ साथ में उसका इंपैक्ट देखूंगा अपने कंक्लूजन्स पे जो मैं अपनी रिपोर्ट में देने वाला हूं। ओके, लीजिए, आपको डिस्क्लेमर इशू करना पड़ सकता है, आपको अपना कंक्लूजन डिस्क्लेम करना पड़ सकता है, या विड्रॉ करना पड़ सकता है एंगेजमेंट से। डिस्क्लेमर और विड्रॉल, डिस्क्लेमर और विड्रॉल, इफ विड्रॉल इज पॉसिबल। अगर क्या हुआ है, आपको सफिशिएंट डाउट है अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट, और वो डाउट इतना सफिशिएंट है दैट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन विल नॉट बी रिलायबल, आपको पता चल गया भाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन विल नॉट बी रिलायबल, प्लीज डिस्क्लेम द कंक्लूजन और विड्रॉ। या फिर मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है रिक्वायर्ड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। तो इन दोनों सिचुएशन में आप कंक्लूजन को डिस्क्लेम कर देंगे या फिर आप सिंपली आप एंगेजमेंट से विड्रॉल कर लेंगे। आइए, इवैल्यूएटिंग एविडेंस ऑब्टेन, अगेन छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, आपसे बहुत बहुत भयानक तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जब पूछा जाएगा तो फिर स्टूडेंट्स बोलेंगे कि भाई पेपर टफ आया था। ओके, आइए देखते हैं। प्रैक्टिशनर शैल इवैल्यूएट, सबसे पहले मुझे यहाँ पे करना क्या है, मेरे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस आया है कि नहीं, मुझे ये इवैल्यूएट करना है। तो मैं यही देखूंगा भाई जो एविडेंस है वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है या नहीं है, या फिर अगर वो नहीं है तो मुझे अपना काम एक्सटेंड करना पड़ेगा, अदर प्रोसेस लगाने पड़ेंगे एज जज नेसेसरी बाय द प्रैक्टिशनर। याद रखिए, inability to perform one procedure is not equal to scope limitation if you can perform another procedure and get evidence। okay, अच्छा जी।
नाउ अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो पा रहा, मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, अदर प्रोसीजर नहीं लगा पा रहा हूँ, तो अब मुझे असेस करना है इफेक्ट ऑन द रिपोर्ट और द एंगेजमेंट। अब मैं इस बात का इफेक्ट देखूंगा मेरे रिपोर्ट पे और एंगेजमेंट पे क्या आएगा। मैं इस लिमिटेशन को डिस्कस करूंगा मैनेजमेंट के साथ, टीसीडब्ल्यूजी के साथ अगर एविडेंस की कमी है, और साथ साथ में स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट ने स्कोप लिमिटेशन लगा दी है तो दिस विल हैव एन इम्पैक्ट on my consideration of areas likely to be materially misstated. Scope limitation by management will have an impact on my consideration of areas likely to be materially misstated. For example, inventory records का एक्सेस नहीं मिल रहा है, तो भाई इन्वेंट्री को अगर मैं materially misstated कंसिडर कर रहा हूं, तो बताइए इस बात का इम्पैक्ट इसके ऊपर आएगा मेरी कंसिडरेशन के ऊपर। आंसर इज येस, एंड इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट डिसीजन ऑन एंगेजमेंट कॉन्टिन्यूएंस। तो स्कोप लिमिटेशन का इम्पैक्ट, कंसिडरेशन ऑफ एरिया लाइकली टू बी materially misstated एंड माई डिसीजन टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट के ऊपर आने वाला है। आइए प्रैक्टिशनर रिपोर्ट। प्रैक्टिशनर रिपोर्ट एवरीवन, प्रैक्टिशनर रिपोर्ट में टाइटल एड्रेस ही तो सबको क्लियर है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखने के लिए आ सकता है, तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, वी विल आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द टाइम एंड पीरियड ऑफ द टाइम एंड अ डेट एंड पीरियड ऑफ द ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Identify the financial statement, the title of each financial statement, the date and period of such financial statement. दूसरी चीज हम लोग रेफर करेंगे समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन को। तीसरी चीज हम लोग लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू हो गए हैं। मैंने आपको ये चीज क्लास में भी दिखाई थी क्या, ये रहा आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ये लीजिए, ये रहा आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। देखिए हमने रिव्यू किया अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वी हैव रिव्यूड, कंक्लूजन आ गया, अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी का नाम आ गया जिसके अंदर बैलेंस शीट है, ओके ठीक है जी, स्टेटमेंट ऑफ P&L है, कैश फ्लो अकाउंट्स हैं, राइट, इनका हमने डेट और पीरियड भी जो है यहाँ पे बता दिया, और समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को भी हमने यहाँ पे रेफर कर दिया है। ओके लीजिए, ओके इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट में वही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में पढ़ी थी वही आ जाएगी। हाँ, एक ये पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो आपको पर्पस इंटेंडेड यूजर बताने पड़ेंगे, या फिर रेफरेंस देना पड़ेगा इन दी नोट्स, रेफरेंस देना पड़ेगा किसको, रेफरेंस टू अ नोट जिसमें पर्पस और इंटेंडेड यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। और अगर मैनेजमेंट के पास चॉइस थी एफआरएफ की, ऐसे 800 याद कीजिए, मैनेजमेंट के पास चॉइस हो सकती है कि एफआरएफ की, आंसर इज यस। उस केस में मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में हम लोग जो है एडिशनल एक स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं कि भाई एक्सप्लेनेशन डाल देंगे कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिटरमाइनिंग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल इन द सर्कमस्टेंस और नॉट। ओके देन प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये देखिए इसी के अंदर वैसे सारी चीजें आ जाती हैं, ऑल्दो हमें ऐसे ने अलग अलग पैराग्राफ बताए हैं, बाकी सारी चीजें हम इसी के अंदर डाल देंगे। देखिए कैसे, प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बताएंगे प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस अ कंक्लूजन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू दिस एसआरई एंड वेयर रेलेवेंट अंडर एप्लीकेबल लॉ और रेगुलेशन। तो एसआरई से कंप्लाइंस यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, फिर ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट्स लिमिटेशन एंड फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिव्यू क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, और ये स्टेटमेंट हमने रिव्यू किया है जिसमें लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है। प्रोसीजर इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर लगाए हैं, एविडेंस को इवेल्युएट किया है। हाँ जी, इंक्वायरीज और एनालिटिकल प्रोसीजर लगाए हैं, एविडेंस को हमने इवेल्युएट किया है। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिव्यू प्रोसीजर्स आर सब्सटैंशियली लेस देन प्रोसीजर्स इन ऑडिट परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसेज। तो रिव्यू प्रोसीजर्स आर सब्सटैंशियली लेस देन प्रोसीजर्स इन ऑडिट परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसे एंड दस नो ऑडिट ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड। ये सारी बातें अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपके प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ही जो है वो आ जाती हैं, बट आपको ऐसा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एकदम चिल्ड आउट रही है। ओके, आपको ये अलग से याद रखनी है, स्टेटमेंट जो है आपसे पूछी जा सकती हैं और हम लोग जो है एज इट इज बता देंगे। चलिए देन फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना एक पैराग्राफ बनाएंगे जिसकी हेडिंग होगी कंक्लूजन, जिसमें हमारा कंक्लूजन आएगा और रेफरेंस टू एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आएगा। ओके, कंक्लूजन पैरा। अगर मॉडिफिकेशन है मेरे कंक्लूजन पे तो मुझे एक पैराग्राफ बनाना है विद एप्रोप्रिएट हेडिंग जिसके अंदर मैं अपना कंक्लूजन लिखूंगा। एक और पैराग्राफ बनाना है विद एप्रोप्रिएट हेडिंग जिसके अंदर मैं अपना बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ कंक्लूजन लिखूंगा। ओके, आई विल डिस्क्राइब द मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन। ओके देन इसके बाद मैं बता दूंगा भाई कि देखो इस एसआरई के चलते हमें अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट से भी कंप्लाई करना था, राइट। एंड फाइनली डेट, सिग्नेचर एंड प्लेस।
सिग्नेचर प्लेस पे हमने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, सेम है। डेट में मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिशनर कैन नॉट डेट द ऑडिट रिपोर्ट बिफोर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस एंड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बिफोर मैनेजमेंट्स असर्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन। लीजिए, ये हो गई भाई हमारे आज का भी पार्ट कंप्लीट। अब चलते हैं आगे। ऑल द बेस्ट।